नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। हम लोग अपनी ईपीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 6ठी क्लास है। इसके पहले का जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? कौन सा ऐसा समूह है जो कि रेशे वाली फसलों से संबंधित है? पटसन, चना, अलसी, मसूर, जई, ढैंचा, कपास, जूट, सनई, जूट, गेहूं, कपास। तो इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो रेशे वाली फसलों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट, सनई। ये तीनों का तीनों जो इसका समूह है वो रेशे वाली फसलों से संबंधित है। और भारत में सबसे ज़्यादा रेशे के लिए जो फसल इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा कपास। कौन सा? कपास। और कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे ज़्यादा अग्रणी है वो कौन सा राज्य है, कि मतलब कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। और कौन सा? गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब जो है वो कपास के सबसे अधिक उत्पादक हैं। और यहाँ पे यदि मिट्टी की बात कर ले कि कौन सी मिट्टी है जिसमें सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है, तो काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है वो सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर सर्वाधिक तापमान हो और सर्वाधिक वर्षा भी हो। मतलब कि तापमान और वर्षा दोनों की दोनों जहाँ पे सबसे अधिक होंगे वहीं पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ब्राज़ील में, क्या है? ब्राज़ील में। यदि यही ऑप्शन में होता कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर अमेजन वर्षावन तो वो राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील में। तो सबसे अधिक जो है, यदि पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पे, यहाँ पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, और चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो जो है दो व्यक्ति जो हैं वो चंद्रमा के धरातल पर अगर बात नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। जो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और ध्वनि संचरण का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो ध्वनि संचरण का सबसे बड़ा माध्यम ही ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते, इसीलिए जो है दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये NATMO, नेटमो। किसका? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन। तो इसका जो है संस्था, ये किसकी संस्था है? तो ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ये प्रमुख संस्था है। किसकी? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की। इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी, और इसे पहले जो है वो राष्ट्रीय एटलस संगठन मतलब कि NAO के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय यदि पूछे, इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कोलकाता में कहाँ पे है? तो कोलकाता में यह साल्ट लेक विधान नगर में मौजूद है। कहाँ पे? साल्ट लेक विधान नगर में मौजूद है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है वो देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाने वाले विषयगत मानचित्र और एटलस तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर, जिप्सम, राख, मटियार। तो यहाँ पे सीमेंट का मुख्य संघटक पूछा है, तो सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है,
और ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जहाँ पर चूना पत्थर होता है। कहाँ पे? जहाँ पे चूना पत्थर होता है। तो सीमेंट का मुख्य संगठक जो है वो चूना पत्थर है, ये जो कि सीमेंट का लगभग कितना 60 से 65% हिस्सा बनाता है। यह सीमेंट को जोड़ने की शक्ति भी देता है। इसके अलावा इसमें जो है सिलिका, एल्यूमिना और लौह ऑक्साइड जैसे अन्य महत्वपूर्ण घटक भी शामिल होते हैं। कौन कौन से? सिलिका, एल्यूमिना और लौह ऑक्साइड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? क्या नहीं होते? फूल। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें कि फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड और फर्न। तो इसमें से कौन सा है जिसमें कि फूल नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, फर्न। फर्न जो है इसमें फूल नहीं होते। फर्न एक संवहनी पौधा है। कौन सा है? संवहनी। और ये बीज रहित होता है, इसीलिए इसमें जो है फूल नहीं होते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कि कौन सा ऐसा जोड़ा है इसमें से जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है पूछा है, निगेटिव। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। तो नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है, ये तो सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर, यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने कि सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक बड़ा विवाद हुआ था कि उसका क्या नाम था, तो उसका नाम हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी सही है। नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर, तो ये जो है गोदावरी नदी पर नहीं है। यदि नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है तो कहाँ है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर, ये नहीं है। तो कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है। तो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। तो यहाँ पे जो है डीजल लोकोमोटिव, इसे जो है DLW, इसका नाम जो है वो DLW इसी का नाम है, और ये जो है वाराणसी में मौजूद है, ये तो सही है। इंडियन टेलीफोन, इसका जो है हेडक्वार्टर यदि पूछे, इसका मुख्यालय जो कहाँ है वो बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु में। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मौजूद है? तो इसके अलावा जो है ये उत्तर प्रदेश के नैनी, मनकापुर, पालक्कड़, श्रीनगर, रायबरेली, ये इतनी जगह पे सब जगह मौजूद हैं। तो ये भी सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में, ये भी सही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक, हाँ यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बने कि इंडियन टेलीफोन डायरेक्टरी ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 1948 में स्थापित किया गया था। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये जो है 1954 में, कितना? 1954 में निर्मित किया गया था। और ये हरियाणा, उत्तराखंड, गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब जगहों पर मौजूद है। लेकिन जो ये है नोएडा में नहीं मौजूद है। कहाँ पे? नोएडा में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नोएडा में नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी मौजूद है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और तेल शोधन कार्य मथुरा, तो ये जो है ये इंडियन ऑयल का है। तेल शोधन कार्य जो है ये इंडियन ऑयल का है, और यही जो है ताजमहल के रंग को खराब भी किया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, ये नोएडा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? कौन सा? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु, यहाँ की वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। कौन सी? लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु की वर्षा होती है। और कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश भी है जिसमें कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और यहाँ पे तमिलनाडु में जो मानसून के सामान्य महीने हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये नवंबर और दिसंबर हो जाएंगे। यहाँ पर वर्षा जो है नवंबर दिसंबर के माह में होती है। और लौटते हुए मानसून के समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर, कहाँ पे? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर जो सुनामी आई थी, वो जो बहुत चर्चित रहा है ये, तो वो जो है कब आई थी? ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 2004 में। कब आई थी? 2004 में। ये जो है सबसे अधिक त्रासदी वाला जो था वो सुनामी था, ये 26 दिसंबर 2004 में आया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कौन सा है? कौन सा? इसका प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले जो टैग का रंग क्या है? नीला, सुनहरा पीला, सफेद या सभी? तो प्रमाणित बीज के थैलों पर जो प्रयोग टैग का रंग होता है वो कौन सा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि प्रमाणित बीज के थैलों पर जो प्रयोग किया जाता है वो टैग का रंग नीला होता है और यह बीज की उच्च गुणवत्ता, आनुवंशिक शुद्धता और प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने की गारंटी देता है। और प्रजनक बीज का जो टैग का रंग होता है वो कौन सा? सुनहरा पीला रंग होता है। कौन सा? सुनहरा पीला। और आधार बीज का, तो आधार बीज के सफ़ेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? मतलब कौन सी ऐसी नदियां हैं दोनों जिसमें से कि उनका स्रोत बिंदु एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, कौन सा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्रोत जो है वो एक है और इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है? वो तिब्बत का पठार हो जाएगा। इसके अलावा मतलब ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसके अलावा और कौन से हैं जो कि जिसके जो है स्रोत तो लगभग एक है उद्गम स्थल? तो वो हो जाएंगे नर्मदा और सोन नदी। कौन सा? नर्मदा और सोन नदी, इनका जो है उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। और एक ठो है कौन सा? कृष्णा और कोयना नदी, इनका जो है वो महाबालेश्वर के पास से ये नदियाँ निकलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। और यहाँ पे यदि क्वेश्चन बने कि कौन सी दो नदियाँ जो कि उल्टी बहती हैं, यह आज का आपका होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि कौन सी दो नदी हैं जो कि उल्टी बहती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है उड़द, गेहूँ, राई, मक्का। तो जलवायु विविधता सहन करने की शक्ति जो होती है वो किसमें पाई जाती है? यदि क्वेश्चन है कि जलवायु विविधता सहन करने की शक्ति क्षमता किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। और यही कारण है कि मक्का जो है पूरे वर्ष भर बोई जाती है। क्या? पूरे वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है वो मक्का है। और यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक समय खेत में रहने वाली फसल, मतलब जी कि कौन सी ऐसी फसल है जो सर्वाधिक समय तक खेत में रहती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अरहर हो जाएगा। अरहर जो है वो सबसे अधिक समय जो है वो खेत में रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह पिपरी नामक स्थान पर, कहाँ पे? पिपरी नामक स्थान पर रिहन नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद वल्लभ पंत, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो किस सीमा पर स्थित है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों की सीमा पे जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और चीन। तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक जो है वो सबसे अधिक जो है वो चीन करता है। कौन सा? चीन करता है। विश्व में सबसे अधिक जो है आयोडीन के उत्पादक वो चिली करता है। ये लगभग कितना करता है? तो ये लगभग 60 से 65% से अधिक हिस्सा उत्पादित कर देता है। और चिली के बाद कौन सा है? तो चिली के बाद जो है दूसरे स्थान पे जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान। और आयोडीन जो है ये समुद्री शैवाल इसके जो हैं सबसे बड़े स्रोत हैं। कौन से? समुद्री शैवाल इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। यहाँ पे यदि क्वेश्चन बने कि आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर में, चाईबासा, पलाश, रांची।
तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1974 में स्थापित है। इसमें 1974 में, और 1026 किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये खास करके जो है बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाघ परियोजना के लिए। और बाघ परियोजना प्रारंभ कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का प्रारंभ जो है वो 1973 में हुआ था। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ परियोजना से जुड़ा कब था? तो ये 1974 में हुआ था। ये 73 और 74 का खेल है कि बाघ परियोजना जो है उसका प्रारंभ 1973 में हुआ था, और ये जुड़ा कब था? तो ये 1974 से जुड़ा था। और ये जो है झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में, कहाँ पे? लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पलाम। ये पलाम जो है किस राज्य में है? तो झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड के पलाम जिले में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ, हाथी और जो है जंगली भैंसों के लिए ये प्रसिद्ध है। बाघ, हाथी और जंगली भैंसों के लिए। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।